दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी एंड नॉलेज चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट के अध्याय 7 नगर प्रशासन के बारे में। तो पिछले चैप्टर में हमने जो है गांव का प्रशासन के बारे में पूरी डिटेल में चर्चा की थी। इस चैप्टर में हम नगर प्रशासन को समझेंगे। नगर प्रशासन क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसके अंदर कौन कौन लोग होते हैं और ये सब हम इसमें डिटेल में जानेंगे। तो पाठ के बीच बीच में जो भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनको हमने इसमें पूरा सॉल्व किया है और जो अंत में अभ्यास प्रश्न हैं उनको भी पूरा सॉल्व किया गया है। आप पूरी वीडियो देखिए तो आप जो है सभी कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर देने में सफल हो पाएंगे। तो एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको जो है आगे आने वाली सभी वीडियो समय पे मिलें और आप जो है अपनी नॉलेज को ऐसे ही बढ़ाते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए नगर प्रशासन जो है इसको हम नगर पालिका या नगर निगम के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे मुख्य कार्य क्या होता है, क्योंकि शहरों के अंदर भी जैसे हमने ग्रामीण प्रशासन के बारे में पिछले अध्याय में समझा था, कुछ डिसीजन लेने होते हैं, कुछ काम करने होते हैं, इन सब के ऊपर ही नगर प्रशासन भी ठीक इसी तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे डिसीजन लेने का काम कौन करते हैं? जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, जिनको पब्लिक ने वोट देकर चुना है, वो क्या करते हैं? वो डिसीजन लेने का काम करते हैं। जैसे पार्षद, मेयर, आपने नाम सुने होंगे। इसी के साथ जो जब ये डिसीजन ले लिए गए तो इनको क्रियान्वित करने का काम, यानी कि डिसीजन को पूरा करने का काम, उस पर कार्य करने का काम कौन करता है? प्रशासनिक अधिकारी इस काम को करते हैं। तो इसमें जो है निगम के कर्मचारी, कमिश्नर आदि जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो नगर प्रशासन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उनका काम क्या होता है? निर्णय लेना। और दूसरे हैं जो प्रशासनिक अधिकारी, जिनको सरकार ने नियुक्त किया है, उनका काम क्या है? उन जो भी जनता के प्रतिनिधियों ने निर्णय लिए हैं उन सबका क्रियान्वयन करना, यानी कि उन डिसीजंस को पूरा करना। जो भी डिसीजन लिए गए हैं उनके ऊपर कार्य करना। ये किनका काम है? ये प्रशासनिक अधिकारियों का काम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो 74वां संविधान संशोधन है उसने 12वीं अनुसूची के रूप में संविधान के अंदर एक अनुसूची जोड़ी गई और उसमें नगर निगम के जो कार्य हैं वो कितने हैं? 18 टाइप के कार्य बताए गए हैं। ये जो है ये प्लस है, 10 ये वाले प्लस 8 जो नेक्स्ट हैं, ये कुल 18 तरीके के कार्य हैं। इनमें प्रमुख कार्य क्या हैं? नगर नियोजन यानी प्लानिंग करना, यानी कि शहर के अंदर जो भी काम होने हैं उन सबकी प्लानिंग करने का काम जो है कौन करता है? नगर प्रशासन करता है। तो चलिए और आगे देखते हैं। भूमि का विनियमन, भवनों का निर्माण, आपने देखा होगा मैप वगैरह जो है पास करने का काम भी नगर निगम के द्वारा होता है। सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाएं, कुछ जो है पेंशन वगैरह की योजनाएं भी इन्हीं के द्वारा चलाई जाती हैं। सड़कों व पुलों का निर्माण, अगर किसी शहर के अंदर जो है पुल या छोटी पुलिया आदि बननी है, या जो अंदर की शहर के अंदर की सड़कें हैं वो सारी भी नगर निगम के अंतर्गत आ जाती हैं। घरेलू उद्योग, जो छोटे मोटे उद्योग धंधे चल रहे हैं शहर के अंदर, उनका भी विनियमन जो है नगर निगम करेगा। लोक स्वास्थ्य व स्वच्छता, ये जो है बहुत बड़ा जो है इनका कार्य होता है नगर निगम का। लोक स्वास्थ्य का मतलब पब्लिक हेल्थ, यानी कि जो भी फूड या जो भी दुकानें चल रही हैं उनको लाइसेंस प्रदान करने का काम, बीच बीच में उन पे छापेमारी, उनके सैंपल इकट्ठे करना, ये सारा नगर निगम के अंतर्गत आ जाता है। इसी के साथ साथ जो सफाई व्यवस्था है, कूड़ा उठाना, निपटान, नालों की सफाई, ये सारी की सारी चीज़ें भी लोक स्वास्थ्य व स्वच्छता के अंतर्गत आ जाती है, जो कि नगर निगम का कार्य है। इसके साथ साथ अग्निशमन सेवाओं की व्यवस्था करना, यदि कहीं आग लग जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उस समय जो फायर ब्रिगेड है उसकी व्यवस्था करना भी नगर निगम का कार्य है। वृक्षारोपण का, पर्यावरण संरक्षण का काम, ये भी फेमस और महत्वपूर्ण काम है। इसके साथ शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को संरक्षण, जो दिव्यांग जन हैं, जो वृद्ध जन हैं, उनके कल्याण के लिए भी नगर निगम कार्य करता है। गंदी बस्तियों में सुधार व उनका उत्थान, तो जो झुग्गी बस्तियां होती हैं किसी भी शहर के अंदर, उनके उत्थान का काम भी नगर निगम के अंतर्गत आ जाता है। आपने देखा होगा शेल्टर होम या इस तरीके की चीज़ें भी इनके द्वारा चलाई जाती हैं। बाल सुधार गृह या अनाथालय, इस टाइप की चीज़ें भी नगर निगम द्वारा चलाई जाती हैं। इसके साथ साथ बागवानी, उद्यान, खेलकूद, व्यायाम, आपने देखा होगा आजकल ओपन जिम का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो ये ओपन जिम कौन लगाता है? जो नगर निगम है। शहर के अंदर अगर ओपन जिम लग रहे हैं
तो वो नगर निगम द्वारा लगाए जा रहे हैं। निर्धनता उन्मूलन योजनाएं बनाना और उनका क्रियान्वयन करना, यानी गरीबी से संबंधित जो भी सर्वेक्षण हैं, जो भी उनके लिए कुछ योजना बनाने का काम है, ये सब नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। सांस्कृतिक व शैक्षणिक प्रगति के प्रयास करना, इसके साथ शवदाह गृहों की व्यवस्था करना, शवदाह गृह भी नगर निगम के अंतर्गत होते हैं। पशुओं की सुरक्षा व संरक्षण, आपने देखा होगा बंदर, कुत्ते, इन सब के जो संरक्षण है या इनकी जो नसबंदी है, ये सारे काम भी जो है नगर निगम द्वारा कराए जाते हैं। जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र, भाई किसी का अगर जन्म प्रमाण पत्र बनना है, बर्थ सर्टिफिकेट, वो भी नगर निगम जारी करता है, और डेथ सर्टिफिकेट भी नगर निगम के अंतर्गत ही आता है। सड़कों व अन्य मार्गों का विद्युतीकरण, वाहन खड़े करने की व्यवस्था, पार्किंग वगैरह जो है, ये सब भी नगर निगम के अंतर्गत आती है। इसी के साथ बूचड़ खाने, जहाँ जो स्लेटर हाउस होते हैं, उनका जो लाइसेंस देने का काम है, वो भी नगर निगम द्वारा ही किया जाता है। तो ये जो 18 काम हैं, ये संविधान द्वारा जो है नगर निगम को 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो है सौंपे गए हैं, और 12वीं अनुसूची के अंतर्गत इनको दर्ज किया गया है। तो आप ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे। चलिए अब चलते हैं पाठ पर। तो देखिए, नगर प्रशासन, गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियां ज़्यादा बड़ी होती हैं, यहाँ के बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, पानी और बिजली की सुविधाएं होती हैं, अस्पताल होते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं, यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल सही हैं भाई, शहर में के अंदर बहुत ज़्यादा बाइक, कार इत्यादि होती हैं, और सड़कों पे भीड़ बहुत होती है, तो वहाँ पे यातायात को नियंत्रित करना ही पड़ता है। अगर ट्रैफिक पुलिस यातायात को नियंत्रित नहीं करेगी तो वहाँ क्या होगा, जाम की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, अगर दो एक बार जाम लग गया तो फिर खुलेगा ही नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है? भाई इतनी भीड़, इतनी पब्लिक होने के बावजूद भी शहर भी जो है बिल्कुल ऐसे चलते हैं जैसे गांव। तो ये सब कैसे चलता है? कौन सी संस्था है इस सब के लिए जो जिम्मेदारी लेती है? कौन है जो ये डिसीजन लेता है? जो भी है, इस शहरों के अंदर इतनी बड़ी आबादी, इतनी पब्लिक एक साथ रह रही है, इतने सारे काम हैं, इन सबको जो निर्णय लेने का काम है वो कैसे होता है, कैसे योजनाएं बनाई जाती हैं, कौन लोग हैं जो सारा काम कर रहे हैं, ये शहरों के अंदर जितना सिस्टम चल रहा है इसको कौन लोग कर रहे हैं? आइए उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। कौन लोग हैं जो शहर के पूरे सिस्टम को चलाते हैं? चलिए देखते हैं। तो एक कहानी के थ्रू जो है आपको ये सारे की सारे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं पाठ के अंदर। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी थोड़ी लंबी है, मगर एक एक पॉइंट इसका जो है ना बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाया गया है। तो इतवार की एक अलसाई हुई दोपहर थी जब माला और उसके साथी शंकर, माला, शंकर, जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर ने बहुत अच्छा ओवर फेंका, रेहाना आउट होते होते बची। रेहाना के आउट ना होने से शंकर हताश हो रहा था, इसलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगी एक शॉर्ट बॉल फेंक दी। हुआ उल्टा ही, रेहाना ने इतनी तेजी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। तो रेहाना ने जो बॉल है वो जब जोर से मारी तो गली की जो ट्यूबलाइट थी वो टूट गई। रेहाना चिल्लाई, अरे ये मैंने क्या कर दिया? तो शंकर तपाक से बोला, अरे हम यह नियम बनाना तो भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगी। तीनों ने ही तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ था वो इस बारे में ज़्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। तो हुआ क्या था, ट्यूबलाइट टूट गई थी। बच्चे जो है, आपने देखा होगा गली के अंदर क्रिकेट खेलते तो नए नए रूल बनाते रहते हैं कि बॉल ऊपर चली गई तो आउट हो जाओगे, अगर दीवार पे सीधी लग गई तो आउट हो जाओगे, एक टिप्पा खा के लग गई तो चौका। इस तरीके के अलग अलग रूल होते हैं। तो बच्चे गली में क्रिकेट खेल रहे थे, मगर बॉल जो है कहाँ लग गई, ट्यूबलाइट पे लग गई। जो स्ट्रीट के गली के अंदर ट्यूबलाइट लगी हुई थी, सरकारी ट्यूबलाइट, उस पे लग गई और ट्यूबलाइट फूट गई। चलिए आगे बढ़े, देखते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। तो पिछले हफ्ते उनसे जो है निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, इसको बदलने के लिए अपने जेब खर्च में से पैसे देने पड़े थे। तो इन्हीं बच्चों ने जो है पिछले हफ्ते क्या किया था, एक किसी निर्मला मौसी की विंडो को तोड़ दिया था बॉल मार के। तो इनको अपनी जेब से पैसे देने पड़े थे उनकी विंडो रिपेयर कराने के लिए। क्या अब दोबारा से जेब खर्च में से पैसे देने पड़ेंगे? और ये पैसे किसे देंगे? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है? भाई बच्चों को पता नहीं था। निर्मला मौसी की ट्यूबलाइट टूटी तो निर्मला मौसी को पैसे दे दिए, पर अब जो गली के अंदर जो है सरकारी ट्यूबलाइट लगी है उसको अगर हमने तोड़ दिया तो पैसे किसको देने हैं, ये बच्चे सोच रहे थे।
तो माला का घर सबसे पास था। चारों भागकर माला के घर गए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं पता, पर इतना पता है कि ये नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। यहाँ पे शब्द आ गया, देखिए, नगर निगम। तो माला की माँ ने कहा कि ये जो ट्यूबलाइट वगैरह है, इसको बदलने का, इसके रख रखाव का जिम्मा जो है नगर निगम के पास होता है। उन्होंने सुझाया, यास्मीन खाला से पूछना चाहिए, वो हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई हैं। सेवानिवृत्त मतलब रिटायर हुई हैं। आओ उनसे पूछ लो, और माला तुम जल्दी घर वापस आ जाना। तो जो माला की मम्मी हैं वो कहती हैं कि आप लोग यस्मिन खाला से पूछिए, क्योंकि वो नगर निगम में ही नौकरी करती थी और अभी रिटायर होके घर बैठी हुई हैं। तो उनसे पूछ लो, वो आपको कुछ हेल्प कर सकती हैं। तो यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी और माला की माँ से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। चारों खाला के घर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, वे एक साथ पूरा किस्सा जो है सुनाने लगे। बच्चे जो है खाला को पूरा किस्सा सुनाने लगे। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े ज़ोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसे दे सकते हो, एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। तो बच्चे ट्यूबलाइट के पैसे देने की बात कर रहे थे। तो खाला ने बताया कि ये कोई एक आदमी नहीं है जिसको आप पैसे दोगे, ये क्या है, एक बहुत बड़ी संस्था है जिसका नाम है नगर निगम। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करती है, यानी कि जो सड़कों पे लाइट लगी हुई हैं उसकी व्यवस्था करती है, कूड़ा इकट्ठा करती है, पानी की सुविधा उपलब्ध कराती है, सड़कों बाजारों की सफाई का काम देखती है। माला बोली, हाँ हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। तो माला कहती है कि हाँ, मैंने बोर्ड देखे हैं जो मलेरिया से बचने के उपाय हैं, उनके बारे में नगर निगम ने जगह जगह इश्तेहार लगाए हुए हैं बोर्ड के द्वारा। तो नगर निगम के बारे में देखिए, खाला तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां ना फैलें। तो बीमारियां ना फैलें, ये काम भी कौन देख रहा है, नगर निगम देख रहा है। तो बीमारियां ना फैलें इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, साफ़ सफाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी। डेंगू मलेरिया ना फैले तो मच्छरों से बचने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। कहीं मच्छर पैदा हो सकते हैं तो ऐसी जगहों को पहले से ही डिटेक्ट करना, उनको ढूंढना, और वहाँ पे ऐसी पानी जहाँ भरा हुआ है उसके अंदर कुछ दवाई छिड़कना या पानी को ढक देना या निकाल देना, ताकि बीमारियां ना फैलें। ये सारा काम कौन करता है, ये नगर निगम का काम है। यह स्कूल स्थापित भी करते हैं, यानी स्कूल भी होते हैं नगर निगम के, उन्हें वे चलाते हैं। शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाते हैं। दवाखाना मतलब डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, ये सब भी नगर निगम चलाता है। यह बाग बगीचों का रख रखाव भी करता है। तो शहर के अंदर जो पार्क हैं, जो बाग हैं, बगीचे हैं, उन सब की व्यवस्था भी नगर निगम करता है। ये कौन बता रहा है, खाला बता रही है बच्चों को। उन्होंने आगे जोड़ा, हमारा पुणे शहर बहुत बड़ा शहर है, ये पुणे शहर की बात हो रही है, और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थानों को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में इन्हें नगर पालिका कहते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें सामने आई बच्चों, एक तो नगर पालिका और एक नगर निगम। तो ये दोनों बेसिकली एक ही चीज़ हैं, एक ही जैसी संस्थाएं हैं। बस जो नगर निगम है ये कहाँ होता है, बड़े बड़े शहरों में होता है। जो बड़े शहर होंगे वहाँ होगा नगर निगम, जैसे महाराष्ट्र का मुंबई, पुणे, दिल्ली, कलकत्ता, यहाँ पे क्या होगा, नगर निगम होगा। वहीं अगर कोई छोटे कस्बे हैं, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ की कोई तहसील होगी, कोई ज़िला होगा, वहाँ पे जो है जो नगर निगम काम करती है। जो छोटे कस्बे होंगे वहाँ पे क्या होता है, नगर पालिका। और जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे क्या है, नगर निगम। तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, बस छोटे और बड़े एरिया के आधार पे इनका नाम अलग अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप नगर पालिका के कार्यों की सूची बनाने में शंकर की मदद कर सकते हैं। तो शंकर एक सूची बना रहा है, उसमें हमें बताना है कि भाई क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो नगर पालिका के कार्यों के अंतर्गत आती है। तो देखिए, पानी, यानी कि स्वच्छ पेयजल लोगों को उपलब्ध कराना, ये कौन करता है, नगर निगम करता है। भाई पानी की टंकियाँ होती हैं उनकी, उनके समरसीबल होते हैं, जिससे वो पानी टंकियों तक पहुँचाते हैं और फिर आगे पब्लिक को सप्लाई करते हैं। कूड़ा उठाना, यानी साफ़ सफाई की व्यवस्था। स्कूल चलाना, कुछ स्कूल भी होते हैं नगर निगम के। रोशनी, गलियों के अंदर जो है रोशनी की व्यवस्था करना, स्ट्रीट लाइट लगाना। बाज़ारों की सफाई, भाई बाज़ार जो है, पब्लिक प्लेस जितने भी हैं, वहाँ की साफ़ सफाई की व्यवस्था भी जो है नगर निगम करता है। भाई मान लिया आपका घर है, वहाँ तो आप सफाई कर लेंगे। किसी की गली है, भाई गली के लोग सफाई कर लेंगे।
पर कोई बहुत बड़ा बाजार है जहाँ दुकानें ही दुकानें हैं, किसी का घर नहीं है, वहाँ का कूड़ा कौन उठाएगा? भाई कूड़ा तो वहाँ भी होगा, जहाँ लोग होंगे वहाँ कूड़ा होगा ही होगा। तो वहाँ की जो बाजार की जो सफाई की व्यवस्था है, ये सब भी कौन करता है? ये सब भी नगर निगम के द्वारा ही होता है। तो अगर कोई छोटा शहर होगा तो वहाँ ये काम कौन करेगा? वहाँ पे ये काम कौन करेगा? नगर पालिका। और अगर कोई बड़ा शहर है तो वहाँ पे कौन काम करेगा? नगर निगम ये काम करेगा। तो ठीक है, ये एक बार और रिवीजन हो गया नगर पालिका और नगर निगम का। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे और इसमें क्या बताया गया है। तो निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। तो चैप्टर के शुरू में ही मैंने एक बार आपको बताया है कि निगम पार्षद, प्रशासनिक कर्मचारी ये सब क्या हैं। तो यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है, यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाया जाए? जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे मज़ेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे? रेहाना ने पूछा। रेहाना यास्मीन खाला को कह रही है कि पार्क वगैरह कहाँ बनेंगे, ये सब कौन डिसाइड करता है? तो क्या खाला से कहती है कि क्या आप भी ऐसे डिसीजन लेती थी कि कहाँ पार्क बनेगा, कहाँ पार्क हटेगा? तो खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहाना, मैं तो निगम के लेखा विभाग में थी, यानी कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थी। मेरा काम था लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियां बनाना। क्योंकि शहर का आकार बहुत बड़ा है, इसलिए नगर निगम में कई निर्णय लेने वाले लोग होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए भी बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद ही निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेंगे। तो यहाँ पे एक और शब्द आपको यहाँ पे मिल गया, निगम पार्षद। जैसे हमने ग्रामीण प्रशासन के अंतर्गत क्या देखा था, पंच होते थे वहाँ पे, इसी तरीके से शहरों के अंदर क्या होते हैं, वार्ड पंच जिस तरीके से थे उसी तरीके से यहाँ पे वार्ड मेंबर होते हैं जिनको पार्षद कहा जाता है। तो ये जो पार्षद हैं ये एक तरीके से यहाँ के इलेक्टेड मेंबर हैं, निगम पार्षद इनको बोल देते हैं। ये पब्लिक के द्वारा वोट प्राप्त करके ये जीतने वाले जो लोग हैं उनको निगम पार्षद कहा जाता है। तो ये शहरों के अंदर एक तरीके से चुने हुए पंच हैं, जैसे गांव के पंच थे उसी तरीके से शहर के अंदर पार्षद हो गए। तो शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है, बड़ा बड़ा शहर है तो भाई उसको अलग अलग वार्डों में बांट दिया, और हर वार्ड में एक पार्षद चुना होता है। तो यानी कि चुनाव के द्वारा वहाँ पे एक पार्षद चुना जाएगा हर वार्ड से। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। जैसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। जो कोई जटिल निर्णय है जो पूरे शहर के ऊपर असर डालेगा, उसको कोई एक पार्षद निर्णय नहीं ले सकता। वहाँ पे क्या है, उनका एक समूह होगा, एक ग्रुप बनेगा, ग्रुप डिसीजन होगा वहाँ पे, अकेला बंदा कोई भी डिसीजन नहीं लेगा। अब ऐसे डिसीजन कौन कौन से हो सकते हैं भाई जो पूरा शहर पे प्रभाव डालें? कुछ पार्षद समितियां मिलाकर या समितियां बनाते हैं जो निगम के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं। भाई डिसीजन लेना कोई ऐसा काम नहीं है कि किसी बंदे को बताया गया और उसने तुरंत डिसीजन ले लिया। बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सोचना विचारना पड़ता है। इसके लिए क्या होता है, पार्षद मिलकर क्या करते हैं, समितियां बनाते हैं। समितियां मतलब ग्रुप, उनका ग्रुप बनेगा एक, और वो डिस्कस करेंगे। पूरा डिस्कस करने के बाद डिसीजन लिया जाएगा। तो पार्षदों की समितियां भी डिसीजन लेती हैं जो निगम के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं। उदाहरण स्वरूप, एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है, या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है, या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है। पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करना और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है। मान लीजिए पूरे शहर में लाइटें लगनी हैं, पूरे शहर की गलियों के अंदर जो है स्ट्रीट लाइट लगनी है, तो ये डिसीजन कोई एक पार्षद नहीं कर सकता, एक व्यक्ति नहीं कर सकता। ये क्या है, पार्षदों की समितियां जो बनी हुई होंगी वो ये डिसीजन लेंगी। तो निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थान जो है वो भरिए। तो आपकी बुक के अंदर ही ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ पे हमने खाली स्थान भरे हैं। देखिए, चलिए चलते हैं समझते हुए। पंचायत के चुने हुए सदस्यों को पंच कहते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, ये क्या है, आपके पंचायत से है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, ग्रामीण प्रशासन, गांव का प्रशासन। तो वहाँ पे जो पंचायत के चुने हुए सदस्य थे उनको क्या कहते हैं, पंच कहते हैं। चलिए, शहर विभिन्न वार्ड में बटा हुआ होता है। तो अभी अभी हमने पिछली स्लाइड में ही बात की थी कि शहर जो है वो किस में बटा होता है, वार्ड में बटा होता है। क्योंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, उसको जो है छोटे छोटे वार्डों में बांटा होता है, और हर वार्ड से जो है
एक पार्षद चुना जाता है। तो नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को पार्षद कहते हैं, पार्षद कहते हैं। इसी तरीके से पंचायत के चुने हुए सदस्यों को क्या कहते हैं, पंच। और नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को क्या कहते हैं, पार्षद। पार्षदों के समूह उन मुद्दों पर काम करते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, अभी हमने बात की थी कि कुछ समितियां बनती हैं, कुछ समूह बनते हैं, तो पार्षदों के समूह डिसीजन लेते हैं पूरे शहर के लिए। चलिए आगे बढ़ें। पंचायत और नगर निगम के चुनाव प्रत्येक कितने वर्ष में होते हैं, 5 वर्ष में होते हैं। तो 5 वर्ष में नगर निगम और पंचायत के चुनाव होते हैं। अगर पार्षद अगर निर्णय लेते हैं तो आयुक्त के नेतृत्व में दफ्तर के प्रशासनिक कर्मचारी उन निर्णयों को लागू करते हैं। तो डिसीजन कौन लेगा, डिसीजन लेंगे पार्षद। और उन डिसीजन को क्रियान्वित कौन करेगा, जो नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी होंगे, कमिश्नर होगा या और कर्मचारी होंगे, वो सब जो है इन डिसीजन को एग्जीक्यूट करेंगे। यानी कि मान लीजिए पार्षदों ने निर्णय लिया कि एक टंकी बनाई जाएगी जो 5 वार्डों को पानी सप्लाई करेगी। तो अब वो टंकी बनाने का काम कौन करेगा, वो प्रशासनिक अधिकारी इस काम को करेंगे। जो भी नगर निगम के कर्मचारी हैं जो गवर्नमेंट ने उनको नियुक्त किया है, वो इस काम को करेंगे। चलिए आगे बढ़ें। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाएं तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लिया किसी गली मोहल्ले के अंदर कोई समस्या हो गई है, तो अगर वहाँ का जो भी पार्षद होगा वो पब्लिक की हेल्प करेगा और वो अधिकारियों के साथ बात करेगा और उनको अपनी स्थिति बताएगा और उनको कई बार जो है ऑर्डर भी देगा कि भाई इस काम को जल्दी किया जाए। क्योंकि पार्षद के पास भी फुल पावर होती है, वो भी जो अधिकारी हैं नगर निगम के, जो भी अधिकारी हैं, उनको आदेश दे सकता है या कमिश्नर से बात कर सकता है कि आप इस काम को जल्दी करवाइए। अगर कोई खतरनाक मुद्दा है तो उसको तुरंत सॉल्व किया जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे बताया कि खतरनाक तार अगर नीचे लटक गए तो भाई ऐसे निर्णय को जो है अधिकारियों को तुरंत सुनना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वही उन्हें लागू करने का काम जो है आयुक्त, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। तो डिसीजन कौन ले रहा है यहाँ पे, पार्षद। और उनको क्रियान्वित कौन कर रहा है, यानी उन पे काम कौन कर रहा है, प्रशासनिक कर्मचारी, आयुक्त, जिसे कमिश्नर भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ें। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। जैसे हमने अभी पिछली स्लाइड में बात की थी, ये जो कर्मचारी होते हैं नगर निगम के, इनको कहाँ से भर्ती होते हैं, इनको गवर्नमेंट जो है एग्जाम के थ्रू भर्ती करती है। जबकि पार्षद जो है वो निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित मतलब जनता उनको वोट डाल के चुनती है, उनका इलेक्शन होता है, वो इलेक्टेड मेंबर होते हैं। तो पार्षदों को जनता चुनती है और जो प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हैं उनको सरकार जो है एग्जाम के थ्रू भर्ती करती है। तो नगर निगम में डिसीजन कौन लेता है, रेहाना ने पूछा, क्योंकि वो कभी सोचना बंद नहीं करती। तो रेहाना के बारे में कहा है कि वो कभी सोचना बंद नहीं करती, इसलिए उसने तुरंत सवाल पूछ लिया खाला से कि नगर निगम में डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं, सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। बजट मतलब पैसे का लेखा जोखा, उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। तो बजट में पूरी बताया जाता है कि भाई आमदनी कितनी है, खर्चा कितना करेंगे, कहाँ करेंगे, ये सारा बजट के अंदर आ जाएगा। और ये बजट जो है कौन बनाएंगे, पार्षद। और पास भी वही करेंगे, वही बताएंगे कि पैसा कहाँ लगना है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट ज़रूरतें परिषद के सामने रखी जा सकें। तो जो भी पार्षद का पूरा एक समूह होता है जो ये डिसीजन लेने वाला होता है कि पैसा कैसे खर्च होगा, तो पूरे शहर के, पूरे निगम के पार्षद जो है ये कोशिश करते हैं कि उनकी जो बात है, उनके एरिया की जो बात है, वो परिषद के सामने रखी जा सके। फिर यह निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। तो देखिए, जो पार्षद हैं उन्होंने तो एक डिसीजन ले लिया, बजट बना दिया, ऑर्डर पास कर दिया।
उस पे काम कौन करेगा? उस पे काम करेंगे नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, उनके अंतर्गत जितने और कर्मचारी हैं वो सब इस पे काम करेंगे। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में पूछा नहीं था। बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का एक मौका दिया। तो बच्चे खाला से सवाल पूछ रहे थे, खाला को भी मज़ा आ रहा था भाई आंसर देने में, क्योंकि उनसे आज तक किसी ने कुछ पूछा ही नहीं था। चलिए आगे बढ़ें। तो शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती होगी। खाला, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वह अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात भूल चुका था। तो ये किसकी बात हो रही है? शंकर की। तो शंकर ने दिमाग लगाया कि भाई इतना सारा काम है तो बहुत लोग होंगे। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं, जैसे जल विभाग, कचरा जमा करने का विभाग, उद्यानों की देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग इत्यादि। मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी। ये कौन कह रहा है? खाला कह रही है कि वो कौन से विभाग में थी? सफाई विभाग में थी। उसी के लेखा विभाग में हिसाब किताब का काम करती थी। खाला बड़े इत्मीनान से बता रही थी। फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई से कबाब लेने चल पड़ी। तो खाला ने बताया कि वो कहाँ थी? वो सफाई विभाग के अकाउंट्स ब्रांच में थी। तो इस तरीके से जो है खाला ने उनको ये बताया कि शहर के अंदर जो बहुत ज़्यादा काम होते हैं उन सब के लिए अलग अलग जो है विभाग बने होते हैं, जैसे जल विभाग, कचरा जमा करने का विभाग, बाग बगीचों की देखभाल वाला विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग। तो अलग अलग विभाग अपना अपना काम करते हैं, तभी ये व्यवस्था चल पाती है। तो जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए। फिर ऊंची आवाज में वहीं से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह जाता कहाँ है? बाकी बच्चे अभी कबाब खा ही रहे थे। यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया, इस सवाल का जवाब बड़ा मज़ेदार है। जैसा कि तुम जानते हो, कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था। चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं और आसपास कुत्तों चूहों का जमावड़ा हो जाता है। लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते हैं। एक और बुरी बात यह थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घर वालों को यही डर लगा रहता था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। तो ये साफ सफाई की, कचरा उठाने की बात यहाँ पे चल रही है। तो खाला बता रही थी कि पहले, कुछ समय पहले तक ऐसा था कि गली मोहल्लों में कचरा फैला रहता था। फिर लोगों ने विरोध किया भाई। कचरा जब गली मोहल्लों के अंदर ही फैला हुआ था तो लोगों ने उसका विरोध किया। चलिए विरोध के बारे में एक छोटी सी कहानी यहाँ पे फिर आएगी। यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्लों की औरतें इन सबसे बड़ी नाराज थी। वे सलाह लेने मेरे पास भी आई। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी। तो क्या था मामला? मामला था कूड़ा फैला हुआ था गली में। मगर खाला ने कहा, मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं जानती थी कि इसमें कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ये खाला को भी नहीं पता था। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर उसे हमने ही तो चुना है, उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। ये किसने कहा? एक गंगाबाई नाम की एक औरत थी। उसने कहा कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास जो है इस समस्या को लेकर जाना चाहिए और वहाँ हमें धरना या विरोध प्रदर्शन भी करना चाहिए। गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गई। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी। तब पार्षद घर से बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालात बयान की। पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि वे अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। आयुक्त मतलब कमिश्नर से, जो नगर निगम का कमिश्नर है उससे मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि एक एप्लीकेशन लिखो और जितने भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं उन सबसे उस पर साइन कराओ। अर्जी ये थी कि उनके मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए, यानी कि रोज की रोज कचरा उठे और परमानेंट ऐसा कोई सिस्टम बना दिया जाए ताकि गली के अंदर कूड़ा इकट्ठा ना हो। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इससे फ़ायदा होगा क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालात कितनी ख़राब है। हालत बहुत ख़राब थी उनके मोहल्ले की। इसीलिए जो पार्षद थे उन्होंने कहा कि हम सफाई अभियंता को भी साथ लेके चलेंगे
और गली के कुछ लोग भी चलेंगे और एक एप्लीकेशन भी लेके चलेंगे जिस पे सबके साइन होंगे। उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के लोगों के दस्तखत लिए जा सकें। तो अगली सुबह बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गई। आयुक्त पूरे समूह से मिले पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। तो ये कौन है? ये कमिश्नर ने कहा कि भाई हम अभी सफाई उतनी रोजाना आपके यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ट्रक नहीं है। गंगाबाई ने तपाक से कहा, लेकिन लगता है आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं। जहांगीर ने झट से कहा, इससे आयुक्त का तो मुंह ही बंद हो गया होगा, और नहीं तो क्या। उसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया, गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरने पर बैठ जाएंगी। तो गंगाबाई ने जो है आयुक्त को भी ये चेतावनी दे दी थी। तो क्या गलियों की सफाई हो गई? रेहाना ने झट से पूछा, जो कभी चीजों को अधूरा नहीं छोड़ती थी। 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ। वो तो एक जब बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, जोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी। तो लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था, उसके बाद जो है सफाई लगातार होने लगी। तो गंगाबाई किस बात का विरोध कर रही थी, ये क्वेश्चन है। तो गंगाबाई इसलिए विरोध कर रही थी क्योंकि हर गली में कूड़ा कचरा फैला हुआ था। कूड़े को उठाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। कूड़े पर मक्खियां भिनभिनाती रहती थी और कुत्तों तथा चूहों का जमावड़ा लगा रहता था, जिसके कारण बदबू आती थी और बीमारी फैलने का डर था। इसी कारण माँ बाप भी बच्चों को गली में नहीं खेलने देते थे। तो गंगाबाई किस चीज़ का विरोध कर रही थी? कूड़ा कचरा जो फैला हुआ था उसके लिए विरोध कर रही थी, क्योंकि कूड़े को उठाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो गंगाबाई इसके लिए विरोध कर रही थी। आपके हिसाब से गंगाबाई ने पार्षद के पास जाने की बात क्यों सोची? भाई, गंगाबाई ने पार्षद के पास जाने की बात इसलिए सोची क्योंकि उन्होंने पार्षद को वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुना था। इसलिए पार्षद का फर्ज बनता था कि वह मोहल्ले वालों की समस्याओं का समाधान करे। फिर जब आयुक्त ने कहा कि शहर में ट्रकों की संख्या पर्याप्त नहीं है, तो गंगाबाई ने क्या कहा? जब आयुक्त ने कहा कि शहर में ट्रकों की संख्या पर्याप्त नहीं है, तो गंगाबाई ने कहा, लगता है आपके पास अमीर इलाकों में कचरा उठाने के लिए तो पूरे ट्रक हैं। भाई, गंगाबाई ने एक तरीके से कमिश्नर को ये कहा कि आप केवल अमीर लोगों से या अमीर गली मोहल्लों से कचरा उठा रहे हो और हमारे एरिया के लिए आप कह रहे हो ट्रक नहीं है। यह तो बिल्कुल बम्बैया सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ, माला ने कहा। वह अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी। सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मजा आया। उन्हें इसका आभास तो था कि मोहल्ले में गंगाबाई की बहुत इज्जत थी और लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर इसका कारण उन्हें अब समझ में आया। बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते जाते रेहाना ने कहा, खाला, बस एक आखिरी सवाल और है। घर पर अभी जो 2 कूड़ेदान हैं, क्या वो भी गंगाबाई का सुझाव था? खाला हंसने लगी, बोली, अरे नहीं नहीं, यह तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि हम खाने पीने और गलने वाली चीज़ों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक, कांच जैसी ना गलने वाली चीज़ों को दूसरे कूड़ेदान में। जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं तो निगम वालों का काम थोड़ा आसान हो जाता है। बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला का फिर से शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी से घर पहुंचना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज़्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा और फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े। तो आपने 2 डस्टबिन वाली स्टोरी यहाँ पे सुनी। एक ग्रीन डस्टबिन होता है, एक ब्लू डस्टबिन होता है। अगर आपने अपने आसपास देखा हो तो जो ग्रीन डस्टबिन है उसमें हम खाने पीने की चीज़ें, गलने वाली सड़ने वाली चीज़ें जो हैं ग्रीन डस्टबिन में डालते हैं। वहीं ब्लू डस्टबिन के अंदर कैसी चीज़ें आती हैं? जो सूखा कचरा उसको बोल सकते हैं, ठोस कचरा, जैसे कांच की बोतलें हो गई, प्लास्टिक का कोई टूटा हुआ सामान हो गया। ये सब चीज़ें कहाँ डलेंगी? ये ब्लू डस्टबिन में डलेंगी। लिए आगे देखते हैं। 1994 में ये सूरज नहीं, यहाँ पे क्या है, ये सूरत है। सूरत, सूरत एक गुजरात के अंदर एक शहर है। तो सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। लोग घरों का और होटलों का कूड़ा कचरा पास की नाली में या सड़क पर ही फेंक देते थे।
इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा उठाने तथा उसे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई। तो 1994 की घटना बताई है, जब सूरत शहर के अंदर क्या है, प्लेग फैल गया था। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। तो प्लेग जो बीमारी है ये कैसे फैलती है? ये हवा के द्वारा फैलने वाली बीमारी है, जो एक से दूसरे व्यक्ति को भी हो जाती है। तो जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर ने यह अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। सारे शहर की अच्छे से सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है। तो देखिए कहाँ 1994 में सबसे गंदे शहरों में वो नंबर 1 था, आज चंडीगढ़ के बाद दूसरे नंबर का भारत का सबसे साफ शहर होने का गौरव उसे मिला है। तो ये सब कैसे हुआ? वहाँ की नगर निगम के दम पे हुआ, क्योंकि उन्होंने मुस्तैदी से काम किया। आगे बढ़ें। क्या आप जानते हैं कि आपके मोहल्ले में कब और कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है? क्या आपको लगता है कि सभी मोहल्लों में उतनी ही बार कूड़ा उठाया जाता है? यदि नहीं तो क्यों? चर्चा करें। तो हमारे अपने मोहल्ले में हर दिन सुबह एक बार कूड़ा उठाया जाता है। मुझे लगता है कि सभी मोहल्लों में यह व्यवस्था नहीं है, क्योंकि कुछ मोहल्लों में कूड़ा इधर उधर फैला रहता है, जिससे लगता है कि वह प्रतिदिन कूड़ा वहाँ नहीं उठाया जाता है। कूड़ा प्रतिदिन न उठाने के दो कारण हो सकते हैं। एक तो हो सकता है सफाई कर्मचारियों का कूड़ा उठाने वाले वाहनों का पर्याप्त संख्या में उपलब्ध ना होना। मान लीजिए सफाई कर्मचारी कम है या व्हीकल नहीं है उनके पास कूड़ा उठाने के लिए, तो फिर तो भाई कैसे ही उठाएंगे वो। और सफाई कर्मचारियों की लापरवाही, ये भी हो सकता है कि सब चीज़ें हैं मगर सफाई कर्मचारी इसमें लापरवाही दिखा रहे हैं। तो ये दोनों कारण हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सरकार आपके घरों से ही सड़कें, पुल, पार्क और गलियों में बिजली इत्यादि की व्यवस्था करती है? अपने परिवार में इस बारे में बातचीत कीजिए और करों से मिलने वाले 3 अन्य लाभों की सूची बनाइए। तो देखिए गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? जो भी काम होगा उसके लिए पैसा चाहिए, नगर निगम को भी पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से आता है? पब्लिक से। पब्लिक से टैक्स वसूला जाता है, उसी टैक्स से जो है गवर्नमेंट या नगर निगम अपना काम करती हैं। तो और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो नगर निगम करती हैं हमारे टैक्स के पैसों से? सरकारी स्कूल चलाती है, अस्पताल चलाते हैं, पुलिस, सीवर की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, गरीबों को राशन, अनाथालय, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकारें करती हैं। देखिए यास्मीन खाला के सेवानिवृत्त होने के बाद से क्या क्या बदल गया। तो यास्मीन खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया वो ये है कि हाल के समय में पैसा बचाने के लिए नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं। इसको निजीकरण कहते हैं, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। यानी कि प्राइवेट लोगों को काम करने के लिए दे दिया गया, सरकारी लोगों से काम ले लिया गया। इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वो काम अब कौन कर रहा है? प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन इसको बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने और उठाने के काम पर लगाते हैं उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं। मजदूरों की नौकरी भी अस्थायी होती है। कचरा उठाने का काम काफ़ी खतरनाक होता है। अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते। अगर काम करते हुए वो घायल हो जाएं तो उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि अगर जब से खाला रिटायर हुई है उसके बाद प्राइवेटाइजेशन हो गया है। तो यहाँ पे आपको प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण शब्द के बारे में बताया गया है। तो नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है? जैसा हमने अभी बात की थी कि वो टैक्स लगाते हैं। कौन कौन से टैक्स लगाते हैं इस पे बात करते हैं। तो इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। नगर निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करती है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर या टैक्स से आता है। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। तो लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और टैक्स के बदले गवर्नमेंट लोगों को कुछ फैसिलिटी देती है, सुविधाएं देती है। तो जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स देना होता है। ये जो संपत्ति कर है मतलब प्रॉपर्टी टैक्स। और साथ ही पानी और अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा ही आता है। शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है।
अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाएंगे तो टिकट को ध्यान से देखना, वहाँ पे आपको एक मनोरंजन कर भी देना पड़ता है, एंटरटेनमेंट टैक्स। इसी तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वहीं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के कर अधिक देता है। तो अमीर लोग किस तरीके के टैक्स देते हैं? संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स। टैक्स तो हर चीज़ पे लगता है, जो भी आप खाने का, पहनने का, कपड़ा खरीद रहे हो, खाने का सामान खरीद रहे हो, सब पे टैक्स है। बच्चे यास्मीन खाला के घर पर क्यों गए? क्रिकेट खेलते समय बच्चों की गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट गई थी। बच्चे जानना चाहते थे कि इस ट्यूबलाइट को बदलवाने के लिए पैसे किसको देने होंगे। यास्मीन खाला पहले नगर निगम में काम करती थी, इसलिए बच्चों को लगता था कि उन्हें ज़रूर पता होगा कि पैसे किसे देने हैं, इसलिए बच्चे यास्मीन खाला के घर गए थे। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो नगर निगम के कार्य शहर के निवासियों के जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं, ऐसे 4 तरीकों के बारे में लिखिए। तो चलिए बात करते हैं, नगर निगम के कार्य शहर के निवासियों के जीवन को निम्नलिखित तरीकों से प्रभावित करते हैं। तो पहला तरीका क्या है? शहर के दवाखाने तथा अस्पताल चलाने का कार्य नगर निगम करता है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। दूसरा क्या हो गया? जो नगर निगम जो है, नगर निगम शहर में स्कूल खोलता है और उन्हें चलाता है। यानी कि पहला हॉस्पिटल हो गया, दूसरा स्कूल हो गया। इससे बच्चों की पढ़ाई की सुविधा मिलती है बच्चों को। नगर निगम सड़कों बाजारों की सफाई का काम करता है, जिससे शहरों में बीमारी नहीं फैलती। और नगर निगम पीने के पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराता है, जिससे शहर के लोगों को पानी की आवश्यकता जो है पूरी होती है। फिर नगर निगम पार्षद कौन होता है? तो पार्षद कौन होता है? चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, जनता वोट दे के जिनको चुनती है। तो शहर या नगर को कई वार्डों में बांटा जाता है, प्रत्येक वार्ड से जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि को पार्षद कहा जाता है। तो गंगाबाई ने क्या किया और क्यों? गंगाबाई ने महिलाओं के एक समूह के साथ मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से न होने का विरोध किया था। इसके लिए पहले वह मोहल्ले के पार्षद के पास गई। पार्षद ने सफाई अभियंता को साथ लेकर आयुक्त से मिलने की सलाह दी। आयुक्त ने पर्याप्त संख्या में ट्रक नहीं होने का बहाना बनाया, तो गंगाबाई ने तपाक से प्रश्न किया कि आपके पास अमीर लोगों के मोहल्लों से कचरा उठाने के लिए तो पर्याप्त ट्रक हैं। गंगाबाई की ने चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम पूरा नहीं हुआ तो बड़ी संख्या में महिलाएं नगर निगम के सामने धरने पर बैठ जाएंगी। अंत में वह सफल हुई, व कूड़ा कचरा नियमित रूप से उठने लगा। नगर निगम अपने काम के लिए धन कहाँ से प्राप्त करता है, पैसा कहाँ से आता है? तो पैसा हमने अभी भी बात की थी, पानी पर टैक्स, संपत्ति प्रॉपर्टी टैक्स, होटलों पर दुकानों पर टैक्स, मनोरंजन कर, एंटरटेनमेंट टैक्स के रूप में जो पैसा मिलता है वो सब नगर निगम के अकाउंट में जाता है। फिर नीचे दिए गए चित्रों में कूड़ा इकट्ठा करने एवं उसको ठिकाने लगाने की विभिन्न विधियों को देखिए। तो आपको अपनी बुक के अंदर चित्र 1 और चित्र 2 देखने हैं, और उसमें कूड़ा किस तरीके से जो है ठिकाने लगाया जा रहा है उसको देखना है। चलिए हम भी इन चित्रों को देखते हैं। तो ये चित्र 1 है। इसमें आप देख रहे हैं कि कूड़ा पड़ा हुआ है, कुछ गायें भी पड़ी हैं ऐसे ही खा रही हैं कूड़े में से ही, कुछ लोग भी कूड़ा में साफ सफाई ऐसी कर रहे हैं, ओपन में कूड़ा पड़ा हुआ है। तो दूसरे चित्र के अंदर क्या है कि प्रॉपर व्यवस्था है, लोग जो सफाई कर्मचारी हैं वो पूरी ड्रेस में हैं, प्रॉपर ड्रेस में, ग्लव्स पहने हुए हैं, ढका हुआ कूड़ा जो है एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं। तो आपके विचार से कौन सी विधि कूड़े के निपटान करने की व्यक्ति के लिए ज़्यादा सुरक्षित है? तो जो कूड़े को निपटाने का काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छी विधि कौन सी है? यही दूसरी विधि चित्र 2 में, क्योंकि यहाँ पे कूड़ा जो है पूरा ढका हुआ है। देखिए डस्टबिन है, इसके अंदर कूड़ा ढका हुआ है। और जो सफाई कर्मचारी हैं देखिए उन्होंने ग्लव्स पहने हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं, कैप पहनी हुई है, पूरी ड्रेस पहनी हुई है, शूज़ पहने हुए हैं। तो इनकी जो है सुरक्षा की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। तो पहले चित्र में कूड़ा उठाने का जो तरीका दिखाया गया है उसमें क्या क्या जोखिम है? तो पहले चित्र में क्या जोखिम है? जो तरीका दिखाया है उसमें उसमें कूड़ा इकट्ठा करने वाले व्यक्ति के पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं है, इसलिए ये लोग बीमार हो सकते हैं या घायल हो सकते हैं। तो क्या क्या साधन नहीं है उनके पास? मास्क नहीं है, ग्लव्स नहीं है, शूज़ नहीं है, और ओपन में कूड़ा पड़ा हुआ है, बिल्कुल ढकने के लिए डस्टबिन नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कूड़ा उठाने वाला व्यक्ति जो है उसे ही बीमार बना सकती हैं। फिर कूड़ा खुले में पड़ा हुआ है जिससे गंदगी फैलती है और बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। गाय इत्यादि जानवर भी कूड़ा खाते हैं जिससे वे भी बीमार हो सकते हैं। तो हमने चित्र के अंदर देखा था ना, गाय भी थी। तो खुले में कूड़े के तो बहुत नुकसान हैं, आप इससे और ज़्यादा पता लगा सकते हैं। क्या आप सोचते हैं कि जो लोग नगर निगमों में काम करते हैं उनके पास अपने कूड़े के निपटाने की व्यवस्थाएं
या व्यवस्थित सुविधाएं क्यों नहीं हैं। तो देखिए, जो लोग कूड़ा उठाने का काम कर रहे हैं उनके अपने मोहल्लों के अंदर से कोई कूड़ा नहीं उठा रहा। ये बड़ी चिंता की बात है। चलिए जानते हैं इसमें वजह क्या है। नगर निगमों में काम करने वाले के पास अपने कूड़े के निपटान की व्यवस्था नहीं है। नगर निगम में काम करने वाले लोग निम्न वर्गीय बस्तियों में रहते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो क्या हैं, गरीब बस्तियों के अंदर रह रहे हैं। धन की कमी के कारण नगर निगमों में कूड़े निपटान के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित नहीं हो पाती हैं। तो पैसे की काफ़ी शॉर्टेज रहती है भाई नगर निगमों के अंदर, क्योंकि पब्लिक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बाहर से आके लोग बसते जा रहे हैं और फंड उतने ही हैं। अत्यधिक आबादी, अनियोजित बस्तियां व काम कम आय के कारण, यहाँ पे जो है कम है, ये कम कम यानी कि थोड़ी आय के कारण नगर निगम में काम करने वाले लोग अपने कूड़े के निपटान की समुचित व्यवस्था नहीं कर पाते। शहर में बहुत सारे लोग घरेलू नौकरों की तरह काम करते हैं और दूसरों के घरों को साफ रखते हैं। उसी तरह बहुत से लोग नगर निगम के लिए काम करते हैं और शहर को साफ सुथरा रखते हैं। इसके बावजूद जिन बस्तियों में वे रहते हैं वहाँ काफ़ी गंदगी होती है। इसका कारण यह है कि इन बस्तियों में पानी व सफाई की सुविधाएं विरले ही होती हैं। नगर निगम इसके लिए अक्सर बस्ती वासियों को ही दोषी ठहराता है। वो कहता है कि जिस ज़मीन पर वो गरीब लोग अपना मकान बनाते हैं वह उनकी नहीं होती और ना ही वो सरकार को कोई कर देते हैं। जबकि मध्य वर्ग के रिहायशी इलाकों में पार्क बनाने, गलियों में रोशनी की व्यवस्था करने और नियमित कूड़ा जमा करने के काम पर नगर निगम जितना खर्च करता है उसकी तुलना में वहाँ रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा कर देते हैं। आपने पढ़ा कि नगर निगम को संपत्ति से कुल 25 से 30% तक आय ही प्राप्त होती है। तो आपने देखा कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो खुद ही टैक्स नहीं दे रहे, तो उनके अपने गली मोहल्लों में सफाई नहीं हो रही, बल्कि जो मध्य वर्गीय लोग हैं वो क्या करते हैं, टैक्स प्रॉपर टैक्स देते हैं, तो उनके यहाँ पे काफ़ी अच्छी सुविधाएं गवर्नमेंट ने दी हुई हैं। चलिए आगे बढ़े। क्या आपको लगता है कि नगर निगम की बस्तियों की सफाई पर ज़्यादा खर्च करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि यह महत्वपूर्ण है? क्या ये ज़रूरी है कि शहर में नगर निगम जो सुविधाएं धनी व्यक्तियों को मुहैया कराता है भाई गरीबों को भी दे? भाई हमने जो है कहानी के अंदर भी देखा था कि जब गंगाबाई ने कमिश्नर को कहा था कि आप जो है अमीर बस्तियों में तो रोज़ कूड़ा उठा रहे हैं मगर हमारे यहाँ से नहीं उठा रहे। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई है कि नगर निगम को बस्तियों की सफाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन बस्तियों में उसके अपने सफाई कर्मचारी भी रहते हैं। इन बस्तियों में रहने वाले सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल करते हैं। भाई जो इस तरह की गरीब बस्तियाँ होती हैं वहाँ पे जो टॉयलेट होते हैं वो भी पूरी पब्लिक के लिए होते हैं, किसी का प्राइवेट नहीं होता, अपने आप टॉयलेट नहीं होगा, पब्लिक टॉयलेट उनको यूज करना पड़ता है। जगह जगह कूड़ा और पानी फैला रहता है, उनके पास पैसे और हेल्थ की जो सुविधाएं हैं उसकी भी कमी होती है, इसलिए इन बस्तियों में बीमारी फैलने की संभावना बनी रहती है। इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को भी मध्य वर्ग की बस्तियों में रहने वाले लोगों की तरह समान अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि संविधान देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। हमारे नगर निगम है उसको इनमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, सब जगह सफाई टाइम पे होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे हम एक चित्र देख रहे हैं, नीचे दिए गए चित्र को देखें। भारत सरकार ने देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सफाई को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर क्या होता है, महात्मा गांधी जी की जयंती, तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। तो भारत सरकार ने देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सफाई को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत विद्यार्थियों के बीच स्वच्छता और साफ सफाई के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूलों में कई गतिविधियां भी चलाई जा रही हैं। आपके इलाके में नगर पालिका पंचायत द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान के तरीकों को देखें, एक पोस्टर तैयार करें और इसे अपने स्कूल में प्रदर्शित करें। तो बच्चों, स्वच्छ भारत अभियान पे आप एक पोस्टर तैयार करेंगे और अपनी क्लास में उसे टीचर को, बच्चों को, सबको शो करेंगे। देखिए आपको वीडियो कैसा लगा, आप जो है अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। कोई सुझाव हो तो वो भी हमें दीजिए, और आगे किस तरीके के वीडियो आप चाहते हैं ये भी आप बता सकते हैं। वैसे मैं अभी जो है इस पाठ्य पुस्तक के 7 चैप्टर आपको करा चुका हूँ, अभी 2 चैप्टर और हैं, तो 2 वीडियो के अंदर 2 चैप्टर और ख़त्म कर देंगे। उसके बाद एक कंबाइंड वीडियो बनाएंगे जिसमें हमारे जो सोशल साइंस की, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट की पूरी पाठ्य पुस्तक है उसके जो भी 9 चैप्टर हैं उन सारे चैप्टरों को एक ही वीडियो के अंतर्गत लिया जाए
और उसमें मेन टॉपिक होंगे। अभी जैसे हम डिटेल में चर्चा कर रहे हैं पूरी किताब पे, इस तरीके से नहीं होगा। उसमें क्या होगा, मेन जो पॉइंट्स हैं केवल उन पे चर्चा की जाएगी, ताकि ताकि 1 या 1.5 घंटे के अंदर पूरी किताब का आपका रिवीजन हो जाए। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।